जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टेप नेक्स्ट स्टेप पर। दोस्तों अपन पढ़ रहे थे भारत, अर्थव्यवस्था और लोग, जिसका चैप्टर अपन फर्स्ट पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने 2 लेक्चर पहले पढ़ लिया। फर्स्ट में अपन ने पढ़ा भारत की जनसंख्या वितरण और घनत्व, दूसरे लेक्चर में अपन ने पढ़ा भारत का जनसंख्या वृद्धि दर। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे भारत का जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन के अंतर्गत अपन ग्रामीण नगरीय संगठन, भाषाई संगठन, धार्मिक संगठन, इसके अलावा व्यावसायिक संगठन के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो शॉर्ट में अपन ये कह सकते हैं कि जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं। जनसंख्या संगठन का मतलब होता है जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना, जनसंख्या के विभिन्न घटकों का अध्ययन करना। अब ये घटक क्या है, पहलू क्या है? तो घटक जैसे मैंने अभी बताया, अपन पढ़ेंगे ग्रामीण नगरीय संगठन, तो ये क्या है, जनसंख्या संगठन का एक पहलू है, एक घटक है। ऐसे ही अपन पढ़ेंगे भाषाई संगठन, ये भी एक जनसंख्या का पहलू है। ऐसे ही अपन पढ़ेंगे धार्मिक संगठन और ऐसे ही अपन पढ़ेंगे व्यावसायिक संगठन। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपन। सबसे पहला जनसंख्या संगठन, जो अपना आखिरी पॉइंट है इस चैप्टर का। फर्स्ट था जनसंख्या वितरण और दूसरा था घनत्व, तीसरा था वृद्धि और चौथा और लास्ट है जनसंख्या संगठन। इसके 4 सब पॉइंट यानी कि 4 पहलू अपन पढ़ेंगे। पहला जो पहलू या पहला जो घटक आता है वो है ग्रामीण नगरीय संगठन। दोस्तों ग्रामीण नगरीय संगठन के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे कि देश की कितनी प्रतिशत पॉपुलेशन जो है वो ग्रामीण एरिया में रहती है, या देश की कितनी प्रतिशत जो जनसंख्या है वो नगरीय क्षेत्रों में रहती है। यानी कि ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात क्या है और नगरीय जनसंख्या का अनुपात क्या है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं ग्रामीण जनसंख्या किसे कहते हैं। ग्रामीण जनसंख्या वो जनसंख्या होती है जो गाँव में रहकर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होती है, जैसे कि कृषि में, पशुपालन में, लकड़ी काटने में, चलवासी पशुचारण में, इसके अलावा खनन में, इन सब कार्यों में अगर जो जनसंख्या संलग्न होती है उसे अपन ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। नगरीय जनसंख्या कहते हैं जो नगरों में रहती है और द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ व पंचम क्रियाओं में संलग्न होती है, यानी कि वो सेवा सेक्टर के अंतर्गत शामिल होती है। तो शुरू करते हैं अपन सबसे पहले कि भारत में कुल ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात कितना है। तो भारत में कुल ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात है 68.84%, यानी कि देश की कुल जनसंख्या का 68% भाग गांवों में रहता है और 31% भाग नगरों में रहता है। तो क्लियर है, यानी कि भारत में ज्यादा जनसंख्या गांवों में रहती है या नगरों में? बताइए आप, कहाँ रहती है ज्यादा जनसंख्या? गांवों में रहती है। 68% जनसंख्या गांवों में और 31% जनसंख्या नगरों में। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ये नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या है, क्या सभी राज्यों में या सभी जगह यही अनुपात है? जी नहीं, अनुपात ये नहीं है। किसी राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात ज्यादा है तो किसी राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात ज्यादा है। इसी के डिस्कस करते हैं अपन देखते हैं कि जो मैंने ऊपर लिखा है कि नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में है? गोवा में है। यानी कि गोवा की कुल जनसंख्या का 62% भाग नगरों में रहता है। देश की कुल जनसंख्या का 31% भाग नगरों में रहता है। अपन कुल जनसंख्या नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर परसेंटेज में पढ़ेंगे। तो स्टेट के बारे में भी अपन परसेंटेज के बारे में ही पढ़ेंगे, परसेंटेज में ही पढ़ेंगे। गोवा में 62% जनसंख्या नगरों में रहती है और 37% जनसंख्या गांव में रहती है। कौन सी जगह पे? गोवा में। यानी कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जो राज्य है वो गोवा है। और अगर ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात हिमाचल प्रदेश में है, 89%। ओके दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग गांव में रहते हैं। हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक गांवों में है। क्लियर है? अब अगर अपन आगे देखें, न्यूनतम देखें, तो जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे। दोस्तों अगर गोवा की 62% जनसंख्या नगरों में रह रही है तो बची कितनी? 37%। एक सीधा सा देखो आप, 100% टोटल पॉपुलेशन है, गोवा की 100% जनसंख्या है, उसमें से 62.17% जनसंख्या नगरों में रह रही है, तो कितनी बचेगी? ये बचेगी 37.83%। ये जनसंख्या गांव में रहेगी। अब दूसरी बात यह भी है कि अगर किसी राज्य की जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक नगरों में है तो न्यूनतम गांवों में होगा। देखिए, अगर गोवा की जनसंख्या का सबसे ज्यादा अनुपात नगरों में है तो सबसे कम गांव में कौन रहेगा? गोवा ही रहेगा। अगर इधर गांव में अगर अपन देखें तो ग्रामीण जनसंख्या में हिमाचल प्रदेश का नाम आता है सर्वाधिक में।
तो नगरीय जनसंख्या में न्यूनतम में किसका आ जाएगा? हिमाचल प्रदेश का आएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की ज्यादा जनसंख्या गांव में रह रही है, तो सबसे कम कहां रहेगी? नगरों में रहेगी, क्योंकि सर्वाधिक देश में सबसे ज्यादा अनुपात गांव में हिमाचल प्रदेश का है, तो न्यूनतम नगरों में किसका होगा? हिमाचल प्रदेश का। ऐसे ही सर्वाधिक नगरों में अनुपात गोवा का है, तो न्यूनतम गांवों में किसका होगा? गोवा का होगा। क्लियर है? तो सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या अपन ने पढ़ी स्टेट वाइज। अब आगे अपन देखते हैं कि अपने देश में कुल, भारत में कुल जो गांव है, कुल गांवों की संख्या है 6,40,867। अपने भारत में गांवों की संख्या है 6,40,867। उनमें से 5,97,608 गांव बसे हुए हैं, बाकी गांव उजड़ गए, अर्थात लगभग 93% गांव आज भी बसे हुए हैं और 7% गांव उजड़ गए हैं। तो कुल गांव 6,40,867 है, जिनमें से बसे हुए गांवों की संख्या 5,97,608 है। क्लियर है? आगे पॉइंट आता है आपका नगरीय जनसंख्या का अनुपात बढ़ने का कारण क्या है। अगर अपन दोस्तों 2001 की जनगणना की बात करें, अपन कौन सी पढ़ रहे हैं अभी? 2011। अपने पास में लास्ट वाली जनगणना कौन सी है? 2011 है। अगर अपन 2001 की जनगणना की बात, एक की जनगणना में 70% जनसंख्या गाँव में रहती थी और 30% जनसंख्या नगरों में रहती थी। अब 2011 में क्या हुआ? 70 से घटकर 68 ग्रामीण की हो गई और 30 से बढ़कर 31 कहाँ की हो गई? नगरों की हो गई। और यहाँ तक कि अपन देखें तो 72% तक आता था और यहाँ पर 28% तक जो ग्रामीण जनसंख्या थी, नगरीय जनसंख्या थी, लेकिन ये लगातार बढ़ रही है। तो नगरीय जनसंख्या का जो अनुपात है वो रेगुलर क्यों बढ़ रहा है? क्या कारण है इसका? तो इसके कारण मैं बताता हूं आपको। दोस्तों, नगरों में अति आधुनिक सुविधाएं पाई जाती हैं। वहां पे शिक्षा, चिकित्सा व अन्य आधारभूत सुविधाएं और उच्च जीवन स्तर, सभी प्रकार की सेवाएं वहां पर उपलब्ध होती हैं। इसलिए लोग क्या होते हैं? नगरों में रहना पसंद करते हैं। लोग गांवों को छोड़कर नगरों में चले जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है? ग्रामीण एरिया में, भारत का जो ग्रामीण एरिया है, वहां पर जैसे ही जनसंख्या बढ़ती है, कृषि भूमि पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे प्रति जो किसान उत्पादन है वो कम हो जाता है और बेरोजगारी बढ़ जाती है। बेरोजगारी बढ़ने की वजह से रोजगार पाने के लिए जो ग्रामीण युवा है वो नगरों की ओर पलायन करते हैं, जिसकी वजह से नगरीय जनसंख्या का अनुपात लगातार बढ़ रहा है और ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात लगातार घट रहा है। कारण आपको पता चल गया। कारण यह है नगरों में अति आधुनिक सुविधाएं, शिक्षा, चिकित्सा, अन्य आधारभूत सुविधाएं, रोजगार और कई प्रकार की सेवाएं, उच्च स्तरीय सेवाएं शामिल होती है। इसलिए लोग, नगर जो होते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, लुभाते हैं। इसलिए लोग नगरों में चले जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं। ओके दोस्तों, तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ, ग्रामीण नगरीय संगठन। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं अपन, भाषाई संगठन। भारत एक भाषाई विविधता वाला देश है। अगर भारत में अपन थोड़ी थोड़ी दूर जाते हैं तो अलग अलग प्रकार की भाषाएं, बोलियां सुनने को मिलती है। इससे कह सकते हैं कि भारत एक बहुत सारी भाषाओं का देश है या भाषाई विविधता वाला देश है। भारत में जो भाषाई सर्वेक्षण किया गया था वो किया गया था भाषाई सर्वेक्षण और ग्रिएशन जो है, भारतीय भाषाई सर्वेक्षण और ग्रिएशन के अनुसार भारत में 179 भाषाएं बोली जाती है। कितनी भाषाएं बोली जाती है? 179, 179 भाषाएं बोली जाती हैं और लगभग 544 बोलियां बोली जाती हैं। ग्रिएशन और भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 179 भाषाएं और 544 बोलियां बोली जाती हैं, जिनमें से भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को अनुसूचित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं अनुसूचित है? 22 भाषाएं अनुसूचित है। क्लियर है? इसके बाद में अगर अपन देखें तो भारत में सर्वाधिक भाषा कौन सी बोली जाती है? भारत में सर्वाधिक भाषा बोली जाती है हिंदी, जिसे भारत की राष्ट्रभाषा भी घोषित किया गया है। तो दोस्तों, भारत में सर्वाधिक भाषा हिंदी बोली जाती है, जिसे भारत की राष्ट्रभाषा भी घोषित किया गया है। और न्यूनतम जो भाषा बोली जाती है वो संस्कृत बोली जाती है। सबसे कम भाषा संस्कृत और सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। भारतीय जो भाषाएं हैं उनके प्रमुख रूप से 4 परिवार है, 4 ग्रुप है, 4 समूह है। तो 4 परिवार कौन कौन से हैं? एक तो है आस्ट्रिक, एक है द्रविड़, एक है चीनी तिब्बती और एक है भारतीय यूरोपीय।
सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है वो भारतीय यूरोपीय भाषा बोली जाती है। देश के लगभग 73% जनसंख्या भारतीय यूरोपीय भाषा बोलती है, जिसे इंडियन आर्य भाषा भी कहते हैं, हिंदी भाषा जिसे कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारतीय यूरोपीय। और सबसे कम बोली जाती है चीनी तिब्बती। अब देखते हैं कि ये भाषाएं बोली कहाँ जाती है। ऑस्ट्रिक जो भाषा है, यानी कि ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की जो भी बोलियां हैं, जो भी भाषाएं हैं, वो बोली जाती है पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, असम और महाराष्ट्र में। और अगर हम बात करें द्रविड़ भाषा परिवार की, तो जो दक्षिणी भारत है, दैसे द्रविड़ और दैसे दक्षिणी भारत में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में ये भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा परिवार की बोलियां बोली जाती है? द्रविड़ भाषा परिवार की बोलियां या भाषाएं बोली जाती है। इसके बाद में आता है चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती दोस्तों भारत का जो माउंटेन रीजन है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, और इन सब राज्यों में ये भाषा बोली जाती है चीनी तिब्बती। तो भारत के जो भी माउंटेन रीजन में, पर्वतीय क्षेत्रों में जो राज्य आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा, उनमें चीनी तिब्बती भाषा बोली जाती है। और जो भारतीय यूरोपीय भाषा है, भारतीय यूरोपीय भाषा उत्तरी और पश्चिमी भारत में बोली जाती है। उत्तरी पश्चिमी भारत में मतलब इसमें जम्मू कश्मीर का भाग भी आता है, हिमाचल प्रदेश का भाग भी आता है, उत्तराखंड का भाग भी आता है। इसके अलावा राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन राज्यों में ये भाषा नॉर्दर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट में बोली जाती है। उत्तरी भारत और पश्चिमी भारत में बोली जाती है। उत्तरी भारत में इसमें जम्मू कश्मीर का कुछ भाग भी आता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके अलावा राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, उन राज्यों में ये भाषाएं बोली जाती है। कह सकते हैं कि भारत का जो नदर्न प्लेन है, यानी कि उत्तरी जो मैदान है और जो पश्चिमी पार्ट है इंडिया का, वहाँ पर ये भाषाएं कौन सी? भारतीय यूरोपीय, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है आर्य भाषा है, वो बोली जाती है। तो दोस्तों जनसंख्या संगठन के 2 पहलू कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा अपन देखते हैं धार्मिक पहलू और चौथा फिर देखेंगे अपन व्यवसायिक पहलू। संगठन पढ़ने के बाद में अपन ने भाषाई संगठन पढ़ा, अब अपन देखते हैं धार्मिक संगठन। दोस्तों भारत में जो धार्मिक संगठन है, जो धर्म है, वो भारतीय समाज को या भारतीय जनजीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। भारतीय जनजीवन या भारतीय रीति रिवाज, संस्कृति, परंपराएं जो भी है वो धर्म के अकॉर्डिंग चलती है। तो भारत में जो धर्म है वो एक इम्पोर्टेंट रोल पैदा करता है, इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो दोस्तों धार्मिक संगठन के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जो धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग सबसे ज़्यादा निवास करते हैं। कुल जनसंख्या का 79% पार्ट जो है वो हिंदू रिलीजन वाला है, हिंदू धर्म वाला है। हिंदू जो है सबसे ज़्यादा भारत पाकिस्तान की सीमा व भारत बांग्लादेश की सीमा को छोड़कर पूरे भारत में फैले हुए हैं। अपन देख रहे हैं कि कौन सा धर्म कौन से राज्यों में सबसे ज़्यादा रहता है। तो हिंदू भारत पाकिस्तान की सीमा और भारत बांग्लादेश की सीमा को छोड़कर संपूर्ण भारत में फैले हुए हैं। दूसरे सबसे बड़े अल्पसंख्यक जो धार्मिक वर्ग है वो मुस्लिम है, जो सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में बसे हुए हैं। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश में। इसके बाद में आता है ईसाई। ईसाई धर्म जो है गोवा, केरल और मेघालय में मुख्य रूप से निवास करता है और इनके भी ग्रामीण एरिया में, गोवा, केरल और मेघालय की ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ईसाई धर्म मुख्य रूप से निवास करता है। फिर इसके बाद में आता है सिख धर्म। सिख जो है पंजाब और हरियाणा में मुख्य रूप से निवास करता है। इसके अलावा जैन धर्म राजस्थान और गुजरात के नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतया निवास करते हैं। राजस्थान और गुजरात के नगरों में। बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से निवास करते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपका धार्मिक संगठन। धार्मिक संगठन के अंतर्गत आप देखिए कि भारत में जो मुख्य धर्म है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध है।
ये मुख्य धर्म है जिनमें सबसे ज़्यादा जो धार्मिक जनसंख्या है वो हिंदू धर्म की है, 79% है। इसके बाद में मुस्लिम धर्म आता है, फिर इसके बाद में आपका ईसाई धर्म, फिर सिख, फिर जैन और फिर बौद्ध, जिसकी सबसे कम जनसंख्या है बौद्ध धर्म की। अब आगे अपन देखते हैं, एक पॉइंट है आपका धर्म व भूदृश्य। दोस्तों धर्म आप समझ ही गए, भूदृश्य क्या होता है? भूमि पर दिखाई देने वाला दृश्य। तो जहाँ पे जैसा जिस धर्म के लोग होंगे वहाँ पर वैसा ही भूदृश्य अपने को दिखाई देगा। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर हिंदू धर्म के लोग निवास कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको मंदिर या फिर जो पूजे जाने वाले पौधे हैं जिनकी पूजा की जाती है हिंदू धर्म में वो देखने को मिलेंगे, या फिर चारों तरफ मंदिर देखने को मिलेंगे। तो एक अलग सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना होगी। और जहाँ पर मुस्लिम लोग रहेंगे वहाँ पर कब्रिस्तान, इसके अलावा मस्जिदें, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ईसाई धर्म जो होंगे वहाँ पर आपको जो है जिनको क्या कहते हैं चर्च देखने को मिलेंगे। जहाँ पर सिख धर्म रहेगा वहाँ पर गुरुद्वारा देखने को मिलेंगे और उनकी संस्कृति अलग देखने को मिलेगी। जैन धर्म रहेगा वहाँ पर अलग प्रकार के मंदिर रहेंगे, और बौद्ध धर्म रहेंगे वहाँ पर अधिकतर आपको स्तूप देखने को मिलेंगे। तो मतलब जहाँ पर जिस तरीके का धर्म है, जो धर्म के लोग जहाँ पर रह रहे हैं उसी तरीके के वहाँ पर भूदृश्य की रचना होती है, वहाँ पर वैसा ही दृश्य भूमि पर दिखाई देता है। तो ये आपका धार्मिक संगठन। इसके बाद में आता है दोस्तों आखिरी और चैप्टर का आखिरी पॉइंट, श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन या व्यवसायिक संगठन, जिसे अपन शॉर्ट में कह सकते हैं। श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन क्या है दोस्तों? देश में श्रम करने वाले, लेबर, जो काम करने वाले लोग हैं, जो देश की इकोनॉमी में मुख्य भूमिका निभाते हैं। देश की जो पॉपुलेशन है उसको आप मुख्यतया दो भागों में डिवाइड कर दीजिए। एक भाग होगा श्रमिक और दूसरा भाग होगा आश्रित। आपके परिवार में अगर आप देखोगे तो परिवार में कुछ लोग होंगे जो काम करने वाले होंगे, जो पैसा कमाने वाले होंगे, और कुछ लोग होंगे जो आश्रित होंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पापा जो है वो मुख्य श्रमिक हो गए, आपकी मम्मी जो है वो श्रम सहभागिता हो गई, मतलब उनकी सहभागिता रहती है एग्रीकल्चर में, और आपके दादाजी जो है वो आश्रित है, वो काम नहीं करते, वो आपके पापा पे डिपेंड है और आप भी अपने पापा पे डिपेंड हो। तो ऐसी जनसंख्या जो क्रियाशील हो, जो काम करती हो, वो जनसंख्या श्रमिक, और जो काम नहीं करते हो, जो श्रमिकों पे डिपेंड होते हो, वो आश्रित जनसंख्या हो गई। तो अपन यहाँ पे श्रमजीवी जनसंख्या की बात करेंगे। तो दोस्तों भारत की जनसंख्या को आर्थिक दृष्टि से आपकी पुस्तक में 3 भागों में बांटा गया है। मैंने अभी आपको 2 भागों में समझाया, श्रमिक और आश्रित। अब आपको बुक के अकॉर्डिंग 3 भागों में देखते हैं। 3 कौन कौन से हैं, क्या है ये? आर्थिक दृष्टि से जनसंख्या के वर्ग है। आर्थिक दृष्टि से जनसंख्या के वर्ग है। तो दोस्तों 3 वर्ग हैं। पहला हो गया आपका मुख्य श्रमिक, दूसरा हो गया सीमांत श्रमिक, और तीसरा हो गया अश्रमिक, जो काम नहीं करते हो। मुख्य श्रमिक कौन से होते हैं? जो एक वर्ष में यानी कि 365 दिन में कम से कम 183 दिन काम करते हो। लगभग एक साल में 183 दिन से ज़्यादा काम करते हो, कम से कम 183 दिन तो करते ही हो, अर्थात 6 महीने तो वो काम करते ही हो। तो वो कौन से श्रमिक कहलाते हैं? मुख्य श्रमिक कहलाते हैं। सीमांत श्रमिक कौन से होते हैं? जो 183 दिन से कम काम करते हो, यानी कि 6 महीने से कम काम करते हो, उसे सीमांत श्रमिक कहते हैं। और आश्रित या अश्रमिक जो बिल्कुल भी काम नहीं करते, वो इन पे डिपेंड होते हैं अपनी आजीविका या अपना जीवन चलाने के लिए। अपने भोजन, पढ़ाई, दवाइयों के खर्चे या स्वास्थ्य खर्चे सब पर किन पे डिपेंड होते हैं? इन पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि आप हो अपने पेरेंट पे। क्लियर है? अगर अपन देखें तो भारत में जो मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक है, कुल जनसंख्या का 39% भाग है। यानी कि अपने भारत में 100 में से 39 लोग कमाने वाले हैं, बाकी 61 लोग तो बैठे बैठे खाने वाले हैं। यानी कि वो क्या है? अश्रमिक है, वो आश्रित है, जिसमें बच्चे और बूढ़े आते हैं, जिनकी शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी खर्चे होते हैं। तो दोस्तों अगर देश की डेवलपमेंट की बात करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, अर्थव्यवस्था के विकास की बात करें, तो ये जो 2 वर्ग है
इनकी मुख्य भूमिका होती है। और ये जो है ये क्या करते हैं, इनके डेवलपमेंट में इनका कोई योगदान नहीं होता। परिवार या अपने स्टेट या फिर अपने देश के डेवलपमेंट में इनका कोई योगदान नहीं होता। तो देश के जो श्रमिक है, देश की टोटल जनसंख्या के जो श्रमिक भाग है वो 39% है। और बचा हुआ जो 61% भाग है, अपन कहें 60.2 या फिर 61%, 61% जो भाग है वो क्या है, अश्रमिक है, आश्रित है, बैठकर खाने वाले हैं, इन पर खर्चे होते हैं। ओके दोस्तों, अब आगे अपन देखें कि जो सर्वाधिक श्रमिकों का अनुपात है, जहां पे सबसे ज्यादा श्रमिक है, कौन से राज्य है वो, जहां पर श्रमिकों का अनुपात ज्यादा हो और आश्रितों का अनुपात कम हो, तो वो स्टेट है हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। यहाँ पर श्रमिकों का अनुपात ज्यादा है। ज्यादा क्यों है दोस्तों, ये जो दोनों राज्य हैं, यहाँ पर ये दोनों राज्य कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ पर जो कृषि की जाती है वो जीवन निर्वाह कृषि की जाती है, यानी कि आजीविका चलाने के लिए जो खेती की जाती है वो यहाँ पर की जाती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो लोग खेती करते हैं तो महिलाओं की सहभागिता दर भी इसमें ज़्यादा होती है, यानी कि परिवार के सभी सदस्य मिलकर खेती का काम करते हैं और अपनी आजीविका को चलाते हैं। इसलिए यहाँ पर श्रमिकों का संख्या ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में है। आगे अपन देखें तो अगर ये जो श्रमिक है, ये जो क्रियाशील जनसंख्या है, जो कार्य करने वाले लोग हैं, इनको अपन 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं इनके काम के अकॉर्डिंग। ये काम क्या करते हैं उसके आधार पे इनको 3 भागों में बांट सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक व्यवसाय वह व्यवसाय होते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों से डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं। प्राथमिक व्यवसाय वे सब कार्य होते हैं जो नेचुरल रिसोर्स से डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, पशुपालन, मत्स्य पालन, लकड़ी काटना, खनिज निकालना, ये सब क्या है, प्राथमिक व्यवसाय है। क्लियर है। द्वितीयक व्यवसाय कौन से होते हैं, द्वितीयक व्यवसाय में विनिर्माण और उद्योगों को शामिल किया जाता है, यानी कि प्राथमिक जो व्यवसाय है, जैसे कि मानो खेती से गन्ने का उत्पादन किया, अब वही गन्ना द्वितीयक व्यवसाय में जाकर चीनी का रूप लेगा। तो द्वितीयक व्यवसाय क्या होते हैं, उद्योग या फिर विनिर्माण होते हैं। सही है। तीसरा जो सेक्टर होता है वो होता है, इसमें सेवा सेक्टर सम्मिलित होते हैं। मतलब ये किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते, अपनी सेवाओं का उत्पादन करते हैं, जैसे कि एक वकील हुआ, एक डॉक्टर हुआ, एक टीचर हुआ, ये सब क्या है, तृतीयक सेक्टर के अंतर्गत। परिवहन हुआ या फिर कम्युनिकेशन, संचार हुआ, ये सब तृतीयक व्यवसाय में शामिल होते हैं। व्यापार हुआ। और द्वितीयक व्यवसाय में उद्योग और विनिर्माण, और प्राथमिक व्यवसाय में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, लकड़ी काटना, खनन करना, ये सब इसमें शामिल होता है। क्लियर है दोस्तों। अब समझने की बात यह है कि देश में सबसे ज्यादा लोग कौन से व्यवसाय में संलग्न है, कौन से व्यवसाय में है, प्राथमिक व्यवसाय में 54% जनसंख्या, यानी कि आधे से अधिक जनसंख्या प्राइमरी ऑक्यूपेशन में संलग्न है, उसमें नियोजित है, उसमें काम कर रही है। दोस्तों, प्राथमिक व्यवसाय का मुख्य वर्ग होता है कृषि। प्राथमिक व्यवसाय में मुख्य काम क्या होता है, कृषि। तो अपन कह सकते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, क्योंकि भारत में आधी से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। क्लियर है दोस्तों। और ये जो प्राथमिक व्यवसाय है, इसे कृषि या फिर कृषि का सहायक वर्ग भी कहते हैं, इसे उद्योग वर्ग कहते हैं और इसे सेवा वर्ग भी कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न है और सबसे कम द्वितीयक व्यवसाय में संलग्न है भारत की जनसंख्या। अब आगे देखते हैं अपन, वर्ष 2011 में जो जनगणना की गई और जो श्रमिकों का आकलन किया गया, इसमें श्रमिकों को 4 भागों में बांटा गया। 4 भाग कौन कौन से? एक तो कृषक जो खेती करते हैं, एक कृषि मजदूर। दोस्तों, कृषक और कृषि मजदूर में अंतर क्या होता है? कृषक तो जो भूस्वामी होता है, जमीन का मालिक होता है, और कृषि मजदूर क्या होते हैं? वो किसी दूसरे की जमीन में काम करते हैं, किराए पर काम करते हैं, मजदूरी के तौर पे काम करते हैं, वो कृषि मजदूर होते हैं। तो एक तो कृषक हो गया, एक कृषि मजदूर, एक घरेलू औद्योगिक श्रमिक। घरेलू औद्योगिक श्रमिक कौन से होते हैं?
ऐसे उद्योग जो घरों में ही चलाए जाते हो, छोटे पैमाने के उद्योग जिन्हें कुटीर उद्योग भी कहते हैं, तो इन उद्योगों में शामिल हो। और एक आपका अन्य श्रमिक, जो बाकी बचे हुए सभी प्रकार के श्रमिक। इस तरीके से 4 वर्ग बनाए गए हैं 2011 की श्रमिकों की जनगणना में, 4 वर्ग बनाए गए हैं। अब एक चीज अपन और देखते हैं कि भारत में जो श्रम सहभागिता है, श्रम सहभागिता एक बार मैं क्लियर कर देता हूं। श्रम सहभागिता का मतलब होता है अगर कोई परिवार कहीं पर काम कर रहा है, उस परिवार में मुख्य श्रमिक होंगे कौन? उस परिवार के युवा पुरुष। और श्रम सहभागिता किसकी होगी? उस परिवार की युवा स्त्रियों की। समझ रहे हो? अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर खेती की जाती है और आपके खेती की जाती है, तो आपके घर में कौन कौन है? आपके पापा है, आपके मम्मी हैं, आपके दादाजी हैं, आपके दादी जी हैं, आप हो और आपका छोटा भाई है। क्लियर है? अब इसमें सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि इसमें श्रमिक कौन है और आश्रित कौन है? तो दोस्तों इसमें श्रमिक पापा है, मम्मी है, दादाजी दादी जी, ये दोनों आश्रित हैं। और आप भी क्या हो? आश्रित हो। किस पे? अपने मम्मी पापा, इन पे आश्रित हो, क्योंकि ये कमाते हैं और आप खाते हो। आप पे शिक्षा, इन पे चिकित्सा, स्वास्थ्य आदि का खर्चा भी कौन वहन करता है? ये वहन करते हैं जो श्रमिक है। अब श्रम सहभागिता क्या होती है? इसमें क्या होता है, ये दोनों श्रमिक है मम्मी पापा, इनमें से मुख्य श्रमिक पापा हो गए। मुख्य यानी कि जो भी काम कर रहे हैं उसमें मुख्य भूमिका किसकी है? तो वो तो हो गया मुख्य श्रमिक। और उस मुख्य श्रमिक का जो साथ दे रहे हैं, उसकी सहभागिता कर रहे हैं, वो हो गए श्रम सहभागिता। तो श्रम सहभागिता कौन हुआ इसमें? आपकी मम्मी। क्लियर है? अब देखो भारत में जो श्रम सहभागिता है उसकी जो अधिकांश मात्रा है वो कृषि सेक्टर में है, यानी कि महिलाओं की जो रोजगार पाने की जो सहभागिता दर है वो कृषि सेक्टर में ज़्यादा है बाकी अन्य की तुलना में। तो भारत में अभी भी अगर अपन देखें, चाहे तीनों सेक्टर की बात करें, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीनों सेक्टर में क्या है कि पुरुष ज़्यादा रोजगार पा रहे हैं जबकि महिलाएं कम रोजगार पा रही हैं। तीनों सेक्टरों में महिलाओं की जो संख्या है वो कम है, किसकी तुलना में? पुरुषों की तुलना में। इसी के लिए भारत सरकार ने महिला और पुरुष दोनों को बराबर लाने के लिए एक अभियान चलाया। ये आपके एक केस अध्ययन या फिर एक एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। देखो दोस्तों, जब जेंडर या फिर जो लिंग विभेदीकरण जो होता है वो प्राकृतिक तरीके से होता है, एक नेचुरल प्रोसेस होता है जन्म के समय लड़का या लड़की का बनना। लेकिन जब वो जन्म लेता है तो अपने जैसे ही समाज में प्रवेश करता है तो अपन क्या कर देते हैं? उसका बंटवारा कर देते हैं, उसकी भूमिका का निर्धारण कर देते हैं। अगर लड़की होगी तो उसकी भूमिका ये होगी, लड़का होगा तो उसकी भूमिका ये होगी। ये कौन करता है? प्रकृति नहीं करती, ये कौन करता है? अपन करते हैं। तो और समाज, जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो इसे और भी मजबूती दे देती हैं। इससे क्या होता है? लिंग के आधार पर भेदभाव बढ़ने लगता है और रिजल्ट क्या निकलता है फिर उसका, जो अभी अपन ने देखा कि महिलाओं की जो दर है रोजगार पाने की, शिक्षा पाने की, वो बहुत कम है किसकी तुलना में? पुरुषों की तुलना में। तो भारत में भी ऐसा ही है, साक्षरता का प्रतिशत महिलाओं का पिछड़ा हुआ है, रोजगार की दृष्टि से महिलाएं पिछड़ी हुई है। और अगर इस तरीके का डेवलपमेंट होता है जिसमें दोनों की बराबरी ना हो, इस तरीके का अगर विकास होता है तो वो एक प्राय लुप्तहीन विकास जैसे अपन कह सकते हैं, या फिर जो किसी काम का ना हो इस तरीके का विकास अपन उसे कह सकते हैं। तो यूएनडीपी जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनडीपी, यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसने क्या किया है? उसने बताया है कि अगर किसी भी देश में श्रम या किसी भी शिक्षा, श्रमिक, उनमें अगर दोनों की बराबरी नहीं होती है, पुरुष और महिला की दोनों की बराबरी नहीं होती है, तो वो विकास प्राय लुप्तहीन विकास है, वो किसी काम का विकास नहीं है। ऐसे विकास को विकास नहीं कहा जा सकता।
क्योंकि इस तरीके के विकास में क्या होता है, लिंग के आधार पर बहुत सारे भेदभाव होने लगते हैं, शिक्षा के आधार पर, है ना, चिकित्सा के आधार पर, रोजगार पाने के आधार पर, समाज में सामाजिक स्थिति के आधार पर। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर और इन दोनों को बराबर लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। हालांकि भारत जो है एशियाई देशों में टॉप पर है, किस बात में, GDI में। GDI क्या होता है दोस्तों, जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें 177 देशों की सूची जारी की गई और इसमें भारत का जो स्थान है वो 96 है, 96 है। एशिया के देशों में भारत काफ़ी आगे है, एक श्रीलंका को छोड़कर। श्रीलंका इसी क्रम में 68 पोजीशन पे है, 68वें स्थान पे है। जो जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट जो इंडेक्स है ना, लिंग के आधार पर जो विकास का जो सूचकांक है उसमें भारत 96 पे और श्रीलंका 68 पे है। बाकी सभी एशियाई देशों से भारत आगे है। तो भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया, जिसके तहत बालिकाओं को शिक्षा देने या फिर रोजगार पाने के लिए उनको आगे लाने के लिए प्रोत्साहित किए जाने लगे। कई प्रकार के प्रोग्राम भी चलाए गए जिससे बेटियों को पढ़ाया जाए। कई प्रकार की योजनाएं बनाई गई, जैसे कि साइकिल वितरण योजना, आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, साइकिल वितरण योजना, कस्तूरबा गार्गी पुरस्कार योजना, देवनारायण स्कूटी वितरण योजना, ये सब योजनाएं, लैपटॉप वितरण योजना, ये सब योजनाएं जो है लड़कियों के लिए चलाई गई। वजह है यह है कि जो जेंडर के आधार पर जो भी भेदभाव हो रहा है उस भेदभाव को कम करना और स्त्री पुरुष दोनों को श्रम में भी आगे लाना, रोजगार में दोनों की स्थिति आगे लाना और रोजगार, समान रोजगार पर समान वेतन की धारणा को लागू करना। ओके दोस्तों, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करके बता सकते हैं या फिर पर्सनली आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।